हाय ऑल एंड वेलकम टू फोकस स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अपनी नई सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसएससी ने जितने भी अभी तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे हैं 2012 से लेकर 2019 तक, इंक्लूडिंग 2019 CGL Tier 1 which is the latest exam, and CHSL 2019 Tier 1 has been postponed due to COVID-19 pandemic, as you all know. उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मेरे पास अभी तक इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, और ये सारे मैंने क्वेश्चंस एसएससी की आंसर की से पिक किए हैं। मैंने किसी बुक को रेफ़र नहीं किया, एंड ऑल द क्वेश्चंस हैज़ बीन गिवन एंड आस्क्ड बाय एसएससी इटसेल्फ। ओके, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें गाइस, ताकि आपसे कोई भी वीडियो और कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर दीज वीडियो बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो CGL Tier 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि एसएससी वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछता रहता है। Tier 1 का जो पैटर्न है, सिलेबस है, और Tier 2 का वो कुछ नहीं है, वो सेम ही है, बस थोड़ा सा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। Even in the same with math also, I have seen the question asked in CPU exams and CGL tier exams in the last year, which has been asked in CGL mains as well. पैटर्न बिल्कुल वही होता है, बट थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट डाल देते हैं, मतलब न्यू कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप इंग्लिश पे फोकस करिए फ़िलहाल। और आप ऐसा मत सोचिए कि ये CGL Tier 1 में आया तो मेंस में नहीं आएगा, आप बिल्कुल गलत फहमी में जी रहे हैं। ये इनमें से रिपीट पक्का होंगे, आप देखना। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे 2012 से लेकर 2019 तक के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी ने अभी तक पूछे हैं सभी एग्ज़ाम्स के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या बोल रहा है। ओके, सॉरी, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड मीन्स इनऑडिबल। आपने कभी सुना होगा कि एम आई ऑडिबल टू यू, मतलब इसका मतलब क्या होता है? एम आई ऑडिबल टू यू, इसका मतलब ये होता है कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो इनऑडिबल का मतलब क्या हुआ कि नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड विच इज़ इनऑडिबल, मतलब कि यू आर इनऑडिबल टू मी, तुम मुझे नहीं सुनाई दे रहे। अब पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये मोहतरमा बोल रही हैं और यहाँ पे ये जो अंकल हैं वो नहीं सुन पा रहे। ही इज सेइंग मुझे नहीं सुनाई दे रहा भाई, क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, आई कांट हियर यू। सो लेट्स यूज़ द एग्जाम्पल in the sentence, how we can use the inaudible in the sentence. The sound was nearly inaudible but both stopped and listened attentively. तो यहाँ पे कोई दो बंदे हैं, वो किसी चीज़ को काफ़ी ध्यान से सुन रहे हैं। स्टिल इट इज़ इनऑडिबल, मतलब कि वो सुनाई नहीं दे रहा, बट वो कोशिश कर रहे हैं सुनने का कि ध्यान से क्या पता सुनाई दे जाए। ठीक है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। ओके, द पीरियड ऑफ 10 ईयर। देखिए, ये मैं इसको लेना नहीं चाहता था, बट ये एसएससी ने पूछा है तो लेना बनता है, और मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करूँगा। यू मस्ट नो अबाउट दिस पीरियड ऑफ 10 ईयर विच इज़ 10 ईयर, और वी कैन से डेकेड विच हैज़ बीन लर्न फ्रॉम द चाइल्डहुड। यू नो, आपने काफ़ी पढ़ा होगा इसके बारे में, बचपन से जानते होंगे। डेकेड का मतलब 10 साल होता है। यहाँ पे आपके लिए एक बोनस टेक अवे क्या है, सेंटिनियल विच इज़ 100 ईयर। ओके, एंड सेमी सेंटिनियल विच मीन्स 50 ईयर। ठीक है, सेंटिनियल आप इसको सेंट से याद रख सकते हैं, 100 साल, और सेमी सेंट मतलब 50 साल। ठीक है, एग्जाम्पल के यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट हैड ओनली बिन 2 ईयर्स बट इट फेल्ट लाइक डिकेड। मतलब अब ये भी 2 साल बीते हैं यार, और ऐसा लग रहा है कि 10 साल हो गए हैं। ठीक है, मतलब टाइम हैज़ पास सो फास्ट। ठीक है, ऐसा एक्चुअली में लगता भी है कि लगता है यार अभी तो हम इतने छोटे थे, अभी इतने बड़े कैसे हो गए। ठीक है, तो
इट हैड ओनली बीन 2 years, बट ऐसा लग रहा है कि 10 साल बीत चुके हैं। मतलब टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है, और आपको या तो बोरिंग फील हो रहा है कि यार ये टाइम क्यों नहीं कट रहा यार, ऐसा लग रहा है 10 साल हो गए हैं, टाइम ही नहीं कट रहा। ठीक है, चलिए आप इतना याद रखिए, आपको पता ही होगा इसके बारे में, ज़्यादा मुझे यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अ पीरियड ऑफ 10 year विच इज़ डेकेड। देखिए ये थोड़ा मेरा फेवरेट भी है, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी लोग यहाँ पे ना इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पहले पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है एसएससी ने और क्या पूछा था एसएससी ने। सॉरी, ऑल राइट। वन हु लीव्स हिज कंट्री, हिज ओन कंट्री, टू सेटल इन अनदर। मतलब कि ये क्वेश्चन आया था कि कोई बंदा अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल होने जा रहा है। मतलब कि मैं इंडिया छोड़ के आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू द यूएस एंड आई एम लिविंग माई कंट्री फॉर एवर। ठीक है, तो ये क्या होगा, एमिग्रेंट। मतलब कि मैं जा रहा हूँ तो मैं एमिग्रेंट हुआ। ठीक है, इफ़ यू लिव इन आयरलैंड एंड यू मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड ट्राई टू सेट अप परमानेंट सिटीजनशिप, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एमिग्रेशन। और इमिग्रेशन इसका उल्टा होता है। ठीक है, इफ़ यू लिव इन आयरलैंड, अगर आप आयरलैंड में रहते हैं एंड यू वांट टू मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका एंड ट्राई टू सेट अप परमानेंट सिटीजनशिप, मतलब आप अपने देश को छोड़ रहे हैं और आप वहाँ जाके आपको वहाँ का ग्रीन कार्ड चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, यू आर गोइंग टू एमिग्रेंट। ठीक है, आप एक एमिग्रेशन की प्रक्रिया में जा रहे हैं। तो फिर इसका इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे पिक्चर से समझते हैं। व्हेन वी लीव फ्रॉम अ प्लेस इट इज़ कॉल्ड एमिग्रेशन, व्हेन यू लिविंग फ्रॉम इंडिया इट इज़ कॉल्ड एमिग्रेशन, बट व्हेन वी कम टू अ प्लेस इट इज़ कॉल्ड इमिग्रेशन। मतलब ये यूएस वालों के लिए इमिग्रेशन होगा बट मेरे लिए एमिग्रेशन होगा। ठीक है, तो मैं अगर इंडिया में आ रहा हूँ वापस, तो इसका मतलब क्या है कि इमिग्रेशन, मैं इमिग्रेट हो रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, व्हेन वी कम टू प्लेस इट इज़ कॉल्ड इमिग्रेशन। वी ऑलवेज एमिग्रेट फ्रॉम एंड इमिग्रेट टू अ प्लेस। मतलब ये आप यहाँ पे ये इसका फिक्स प्रेपोजिशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। एमिग्रेट के साथ फ्रॉम आएगा और इमिग्रेशन के साथ टू आएगा। ठीक है, एमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया, इमिग्रेशन टू द यूएस। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, आप इसके बारे में अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसके बारे में। ठीक है, इमिग्रेशन एमिग्रेशन आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। देखिए बहुत ईजी है, क्लोजेट, वार्डरोब, बट इसका एक्चुअल मीनिंग वार्डरोब है जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं। क्लोजेट यार एक बहुत ही इनफॉर्मल वर्ड है और ये आपको शायद ही देखने को मिले ऑप्शन के अंदर, बट वार्डरोब इज़ अ actual and very formal way to say that I keep my clothes in the wardrobe। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये किसी लड़की की अलमारी है और उसका वार्डरोब है जिसमें उन्होंने अपने कपड़े रखे हैं, अपनी बिलोंगिंग्स को रखा है। ठीक है, तो शी हैज़ अ न्यू समर वार्डरोब, शी वेंट टू वार्डरोब फॉर फिटिंग। मतलब उसके पास, लड़की के पास एक गर्मी के लिए अलग से वार्डरोब है और वो अपने वार्डरोब गई और अपनी फिटिंग के हिसाब से उसने अपने कपड़े पहने। ठीक है, चलिए अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। मतलब आपको पता होगा कि यार जैसे मनमोहन सिंह थे, वो काफ़ी कम स्पीच बोलते थे और काफ़ी कम पब्लिक के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ डिफरेंट person and different, he is very talkative in a manner of when he needs to represent the country as compared to Prime Minister मनमोहन सिंह। डिपेंड करता है पर्सनैलिटी कैसी दोनों की, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, बट द थिंग वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। मतलब कि जो अपने शब्दों को लेकर काफ़ी रिजर्व्ड रहता है, बहुत ही कम बोलता है और बहुत ही रेलेवेंट बोलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेटिसेंट। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा अजीब सा है बट आप इसको याद रखिए। अ पर्सन, ये देखिए ये लाइन बहुत ही सिंपल सी है बट इसका थोड़ा जो वर्ड है ना, एक्चुअली वन वर्ड थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा बोलने में, रेटिसेंट।
ठीक है, RETICENT, मतलब अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा रिजर्व है, बोलते टाइम थोड़ा सा चुप रहता है। आप यहाँ फ़ोटो देख सकते हैं, जो लड़की है ये क्लास में थोड़ी सी रिजर्व्ड है, मतलब कि वो सबके सामने थोड़ी सी शर्मा रही है, थोड़ा सा कम बोल रही है, तो अपने शब्दों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है वो, ठीक है। तो ही वाज रेसिटेंट टू डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, मतलब वो काफ़ी रिजर्व है अपनी प्रॉब्लम को लेके, मतलब ढंग से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता चीज़ों को, ठीक है। चलिए, ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर्स, मतलब कि यार आजकल के जो बच्चे हैं वो आपको तो पता ही होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल देखी बच्चे का ही लिया, छोटा सा कोई, ये लड़की है कोई टीन एज की, तो सीधा सीधा अपने पेरेंट्स को बोलते हैं नो, ठीक है, आप जाओ, मुझे नहीं खाना, आप जस्ट गेट अवे फ्रॉम देयर एंड लेट मी डू माई जॉब, आई एम बिजी ऑन नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन, आई एम प्लेइंग PS4 ब्ला ब्ला, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो हैव सीन मैनी चाइल्ड इन माई नियर सराउंडिंग दैट दे आर एक्चुअली नॉट ओबेइंग देयर ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ देयर एल्डर पर्सन इन द फैमिली मेम्बर। सो इसका मतलब क्या होता है कि ओपन रिफ्यूज़ल टू से ओबे ऑर्डर्स, मतलब कि डायरेक्टली मना कर देना इन ब्लंट मैनर दैट जस्ट गेट आउट, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। तो इसका मतलब होता है डेफिएंस, इसको डेफिएंट बोलते हैं, इसकी फॉर्मूला होती है बस, ठीक है। डेफिएंस इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा मना कर देना ऑर्डर को मानने से। देयर वाज चैलेंज एंड डेफिएंस इन हर गेज, देखिए, देख रहे हैं कैसे घूर रही है लड़की है, तो उसकी जो घूरने में एक तरह का एक गुस्सा है, ठीक है, चैलेंज है, और साफ साफ दिख रहा है कि उसे कोई भी बात नहीं सुननी, कोई भी बात नहीं माननी, ठीक है। डेफिएंस हमारे टाइम में तो यार, मतलब जो जो बच्चे 90s 95 प्लस में पैदा हुए हैं, और उनके लिए तो यार क्या था कि पेरेंट्स ही बहुत मारते थे, बट आज के टाइम में तो ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मतलब जो द चाइल्ड हु हैज़ बोर्न आफ्टर 2020 2000 2001 2002, they don't have actually the they have that much of leverage that they're using this generation, and पेरेंट्स जो हैं उनके काफ़ी ज़्यादा मतलब कंसर्न में रहते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगा, उसको नहीं डांटूंगा, और इसी की वजह से काफ़ी सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं इस छूट की वजह से। बट यार हमारे टाइम में तो क्या था कि मानना ही पड़ेगा बेटा, वरना तो पिटोगे। ठीक है, चलिए, सो ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स विच मीन्स डेफिएंस, ऑलराइट, ओके। ये क्या बोल रहा है, मोरल दैट गवर्न्स वन बिहेवियर, ओके। सो एथिक्स, देखिए एथिक्स इज़ अ very genuine word. We used this word in our daily life as well when talking about one's own personality, that I am very ethical person in my life. I know what is wrong, what is right. Okay, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मेरे राइट के ख़िलाफ़ है, मतलब मेरे सिद्धांत के ख़िलाफ़ है ये, ठीक है। मैं ये काला पैसा नहीं ले सकता। मतलब सपोज़ आप कल को जॉब में जाओगे, आपकी जॉब लग गई, आप इनकम टैक्स में चले गए हो, आप एक्साइज में चले गए हो, आप अकाउंट्स में चले गए हो, सो यू हैव राइट टू से नो, ठीक है, क्योंकि आपके एथिक्स के ख़िलाफ़ है। आपकी जो जॉब प्रोफाइल है ये आपको अलाउ नहीं करती, क्योंकि आपने जो बॉन्ड साइन किया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो भी गवर्नमेंट को आपने अपने कंडीशंस पे जॉब पकड़ी है, तो दिस इज़ अ ऑफेंस टू यू एंड विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो आपको ये नहीं करना, आपके मॉरल ख़िलाफ़ है, ठीक है। अब जो करते हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो अपने सिद्धांतों को नहीं मानते, बट दिस इज़ अ इनफॉर्मल थिंग दैट कि आप अपने एथिक्स को नहीं मानते, बट एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वंस लाइफ, ठीक है। इट कैन बी अ बिजनेस एथिक्स, इट कैन बी अ कॉर्पोरेट एथिक्स, इट कैन बी अ गवर्नमेंट एथिक्स, ये डिपेंड करता है। और ये
एथिक जो है ये आपके हर लाइफ से जुड़ा हुआ एक पार्ट है, ठीक है। यू वॉक अप एवरी 7 इन द मॉर्निंग, इट्स एथिकल फॉर यू, ठीक है। ये आप एथिक्स के अंदर है। आपको 7 बजे उठना है तो 7 बजे ही उठना है, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये आपका आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल, द एथिक्स ऑफ हिज प्रोफेशन डोंट परमिट हिम टू डू डैट। मतलब कि जो उसके प्रोफेशन का जो एथिक्स है, मतलब जो सपोज़ ये एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो भी एसएससी से जॉब मिलती है, तो इसके पास एक अंडर द टेबल एक ब्राइब आती है, तो ये साफ साफ मना कर देता है, ही इज़ अ ऑनेस्ट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही सेज दिस इज़ नॉट this my profession doesn't allow me to take this bribe, so please leave at the moment right now, ठीक है। अगर आपसे कोई ब्राइब दे रहा है आपको, तो आप सीधे से मना करोगे, भाई मेरी जॉब है, मेरी जॉब मुझे अलाउ नहीं करती तो नहीं करती, सिंपल, ठीक है। हालांकि ये इस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना हमारा देश तो पता ही है किस किन हाथों में और कहाँ जा रहा है। हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी तो पता ही है आपको। खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबडीज़ लाइफ, ठीक है। मोरल दैट गवर्न्स वन बिहेवियर विच इज़ एथिक्स, आपको पता होगा, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 19 में पूछा गया है, टीयर 1 में, ठीक है। वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स। अगर आप ऑप्शन आपके सामने थोड़े से अटपटे रख दूँ ना मैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सही से मार्क नहीं कर पाओगे अगर आपको पता नहीं है कि स्टीव डोर को बोलते हैं जो कि शिप्स से सामान को लोड और अनलोड करता है। ये पिक्चर देखिए आप, इसमें ये जो वर्कर है ये शिप से सामान को लोड कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है ग्राउंड स्टाफ पे, तो ही और शी इज़ अ स्टीव डोर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ये एग्जांपल क्या बोल रहा है, विच इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस, ही वेंट टू वर्क एज अ स्टीव डोर एट 9 shillings अ डे, ठीक है, लोडिंग एंड अनलोडिंग द शिप दैट केम इनटू द हार्बर। मतलब 9 बजे जाता है वो और 9 घंटे काम करता है एज अ स्टीव डोर, और इसमें लोडिंग अनलोडिंग काम करता है वो एक हार्बर पे जहाँ पे शिप पार्क होती है, ठीक है। तो स्टीव डोर इज़ मीन्स वन हु लोड्स एंड अनलोड द शिप, ठीक है। भूलोगे तो नहीं, याद रखोगे ना, ठीक है। स्टीव डोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स। देखिए स्टिम्पेड इज़, यू मस्ट हैव नोन दिस फ्रॉम व्हेन आई गॉट टू नो। एक मुंबई में, जब आपको पता होगा कि कुछ साल पहले मुंबई में एक ब्रिज टूटा था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मर गए थे, करीब 15 से 20 लोग मरे थे, जिसको वो ब्रिज बाद में इंडियन आर्मी ने बनाया, ठीक है। अब नहीं पता, वहाँ की जो म्यूनसिपाल्टी बॉडी थी उसने शायद उस पर गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं किया और ये ज़िम्मा इंडियन आर्मी को दे दिया, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्टिम्पेड था, वो एक, वहाँ से मैंने ये वर्ड जाना था। और ये वर्ड एसएससी ने पूछा है अभी, ये एग्ज़ाम जो हुए थे 19 में, ठीक है। अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड, मतलब डरे हुए, पीपल और एनिमल, मतलब भगदड़ सी मच रही है या फिर कुछ भी, लोग डर के मारे भाग रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्टिम्पेड। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल है वो क्या बोल रहा है, सेवरल फैंस वर इंजर्ड इन अ स्टिम्पेड ऑफ द स्टोर। मतलब कि काफ़ी सारे जो पंखे थे वो मतलब भीड़ की वजह से, लगा लो स्टोर में काफ़ी ज़्यादा माहौल था गर्म, तो मतलब वो इंजर्ड हो गए, मतलब चीज़ें ख़राब हो गई हमारी, ठीक है। ये थोड़ा एग्जांपल थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, बट ठीक है। सेवरल फैंस वर इंजर्ड इन अ स्टिम्पेड ऑफ फॉर द स्टोर, ठीक है। स्टिम्पेड, इसका अगर आप मतलब यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग की भगदड़ से, तो दिस इज़ वेरी
गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। सेवरल फैंस वर इंजर्ड इन अ स्टिम्पेड फॉर द स्टोर, ठीक है। काफ़ी सारे पंखे जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं एक स्टोर में जो रखा हुआ है, ठीक है। जहाँ यहाँ तक मैं इसी का मतलब यही समझ पा रहा हूँ कि एक दुकान में पंखे हैं जो कि नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ देखिए, इसका मतलब ये है जहाँ तक मैंने इसको पढ़ के निकाला है कि जो फैंस हैं वो सपोज़ एक एप्पल का एक फ़ोन आया, ठीक है। तो वो एक स्टोर में लोग लाइन लगाते हैं, काफ़ी सारे लोग लाइन लगाते हैं ना उस फ़ोन को लेने के लिए। तो इसमें मच गई भगदड़, ठीक है। ये लोग सारे एप्पल के फ़ैन हैं, एप्पल आईफोन के। तो इसमें मच गई भगदड़ क्योंकि यहाँ पे भाई कुछ दिक्कत होगी, यहाँ पे फ़ोन नहीं मिल रहा है, इसने कुछ दिक्कत कर दी। एक दो बंदों ने कुछ आग ऐसी फैला दी कि लोग में भीड़ मच गई और लोग भाग रहे हैं, ठीक है। तो लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुके हैं, डरे हुए हैं, तो रश सा मच गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप सीधे से याद रखिए कि अगर यहाँ पे इसका कीवर्ड याद रख लीजिए। कीवर्ड मतलब कि अ सडन रश, अ सडन रश फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल। मतलब रश याद रखिए, भीड़, तो मतलब स्टिम्पेड। मैंने आपको बताई ना वो इंसिडेंट मुंबई वाली, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं स्टिम्पेड, ठीक है, स्टिम्पेड। चलिए देखिए, ईगोइस्ट, देखिए वन हु इज़ प्रीऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट। मतलब भाई जो हूँ मैं ही हूँ, मतलब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, ठीक है। मतलब मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, एवरीथिंग इज़ जो है, जो अभी तक हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, तो सब कुछ मैं ही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर मैंने काफ़ी अच्छी पिक्चर ली है, आई लव मी, मतलब सेल्फ सेंट्रिक पर्सन, ठीक है। ईगोइस्ट, देखिए यहाँ पे लाइन क्या बोल रही है, विद ऑल हिज इंडिविजुअलिटी ही वॉज नो ईगोइस्ट एंड वेरी मच अ लवर ऑफ काइंड। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक पॉजिटिव सेंटेंस डाला है इस वर्ड को लेके कि भाई वो बंदा ईगोइस्ट नहीं था, मतलब कि ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन और अ मच लवर ऑफ हिज काइंड, ठीक है। अपने मतलब कि वो अपने बारे में जानते हुए भी उसने अपने आप को ये अपना ईगोइज़्म नहीं दिखाया। मतलब जैसे कि किसी लड़के ने एग्ज़ाम निकाल लिया और उसने उसको ज़्यादा बोस नहीं किया, ठीक है, और ज़्यादा उसको ही मतलब उसने घमंड नहीं दिखाया अपने आप को, ठीक है, कि मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो यहाँ पे ये सेंटेंस यही बोलना चाह रहा है कि ही वॉज नो ईगोइस्ट एंड वेरी मच अ लवर ऑफ हिज काइंड, ठीक है। वो जिसने एग्ज़ाम किया, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड ही ऑलवेज शेयर हिज हाउ ही प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन विद अ इन अ वेरी जेन्युइन एंड काइंड मैनर, ठीक है। सो ही डोंट हैव एनी ईगोइज्म इन हिज पर्सनैलिटी। चलें आगे बढ़े, चलिए। तो ये था इस वीडियो का लास्ट वन वर्ड, जिसमें हमने अभी तक 10 वन वर्ड कवर कर दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फिर से 10 वन वर्ड, फिर 10 और फिर 10। अगर आपने मेरी सीरीज़ नहीं देखी इडियम एंड फ्रेज़ वाली, तो प्लीज़ उसे जाके देख लें और आप इसको रेगुलरली फॉलो करें ताकि आपसे कोई भी वन वर्ड या कोई भी इडियम फ्रेज़ मिस ना हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।